चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 11 एल्कोहल फिनोल ईथर। फिनोल को सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के मिश्रण में मिलाने पर प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या होता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ से हम समझते हैं कि फिनोल का मतलब आप सभी जानते हो कि बेंजीन वलय के ऊपर क्या जोड़ दिया आपने? OH। और इसकी क्रिया किससे करवानी है? सांद्र HNO3 और किसकी उपस्थिति में होगी? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो सांद्र HNO3 की उपस्थिति में क्रिया का मतलब ये कौन सी क्रिया हो गई? नाइट्रीकरण हो गया, फिनोल का नाइट्रीकरण। अब जब भी फिनोल का नाइट्रीकरण करना होता है तो HNO3 को लिखने का तरीका पता होना चाहिए। HONO2 रिएक्शन इजीली समझ में आ जाएगी। और किसकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी? सांद्र H2SO4। और ये देखना, ये जो नाइट्रिक एसिड लिया वो कैसा है? सांद्र। तो जैसे ही हम फिनोल का नाइट्रीकरण सांद्र अवस्था में करते हैं तो इसकी ऑर्थो, ये दोनों ऑर्थो और पैरा स्थित सभी पर NO2 समूह जुड़ जाता है और आपका जो उत्पाद है वो ये प्राप्त होगा OH NO2 NO2 NO2। ध्यान रखना, अगर तन्नु होता तो केवल ऑर्थो या पैरा पे जोड़ता है तो ये आपका उत्पाद प्राप्त होगा। अब इसका नामकरण देखें तो ये फिनोल, ये 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब क्या बन गया? 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो इन चारों ऑप्शनों को देखोगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। फिनोल को सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ हम गर्म करेंगे तो मुख्य उत्पाद क्या प्राप्त होगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ध्यान रखना, इस 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल ये जो स्ट्रक्चर बनाई है इसी को हम बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? पिक्रिक अम्ल। तो ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि फिनोल से किसका निर्माण करो? पिक्रिक अम्ल का। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने। अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट्स में इनका आंसर बता सकते हैं कि ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम क्या है? तो देखो, ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसको किस में कन्वर्ट करना आपको? एथिल एल्कोहल, अर्थात C2H5OH। तो इसकी रिएक्शन ये होती है, यहाँ पर जो रिएक्शन मैंने लिख दी कि ग्लूकोज को हमने किस में परिवर्तित कर दिया? एथिल एल्कोहल में। तो ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए हम कौन से एंजाइम का प्रयोग करते हैं? जाइमेज। बिल्कुल याद करना, जाइमेज एंजाइम ये क्या करेगा कि ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा जाइमेज। आपको यहाँ पर ये भी कंफर्म याद कर लेना कि इन्वर्टेज एंजाइम कार्य क्या करता है? जो इन्वर्टेज एंजाइम होता है वो सुक्रोज को, किसको? सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है और आपका जो जाइमेज जो एंजाइम है वो ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करता है। और एक देखना कि ये जो आपका इन्वर्टेज एंजाइम और जाइमेज एंजाइम है दोनों के दोनों हमें किससे प्राप्त होते हैं? इससे इनको प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एल्कोहल का सामान्य सूत्र। अगर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट्स में बता सकते हैं। देखो, एल्कोहल का सामान्य सूत्र, तो इसको मैं इजीली आपको समझाने का तरीका बताता हूँ कि नॉर्मली एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन की बात करें, एल्केन CnH2n+2 ये एल्केन होता है। एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा के उसके स्थान पे हम क्या जोड़ देते हैं? OH, तब आपका एल्कोहल बन जाता है। तो एक हाइड्रोजन को उठाएंगे तो क्या हो जाएगा? CnH2n+1 और आपने क्या जोड़ दिया? OH। तो ये एल्कोहल का फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा और हो गया, इसका मतलब यहाँ एच कितने हो जाएंगे? 2। तो CnH2n+2 और O, ये हो जाएगा आपका एल्कोहल का फॉर्मूला। तो अब इनमें ऑप्शन में देख लो कौन सा है? तो CnH2n+2O। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया? ए। अब इस फॉर्मूले को हम ट्राई करके देख लेते हैं कि जिससे कंफर्म हो जाए कि अपना आंसर है वो सही है या नहीं है। आपको एक बार बता दूं कि केवल यहाँ ये मतलब नहीं कि क्वेश्चन का आंसर हमें याद करना है, हमें उनका पोस्टमार्टम करना और एक क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हमें याद होने चाहिए। और जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक एल्कोहल फिनोल ईथर नहीं पढ़ा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
चैप्टर 11, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 11 का 1 शॉर्ट वीडियो अवेलेबल है, तो आप उनको देख लें, जिससे अगर आपको इस चैप्टर में कुछ कमियां तो दूर हो सकती है। इसके अलावा इस चैप्टर के कंप्लीट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जिनको आप देख सकते हो। अब देखो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, C2H5OH एथिल एल्कोहल, कार्बन कितने हुए 2, हाइड्रोजन कितने हुए 6, ऑक्सीजन कितना हो गया 2। अब देखो यहाँ n का मान कितना आया 2, तो n का मान तो हो गया 2 और 2n + 2O, तो देखो 2 सही है, n का मान 2 2 दूनी 4 2 6 और O, तो बिल्कुल सही है। तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n + O। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में परबल अम्ल है फिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, मेटानाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल। सीधी सी बात है कि फिनोल के साथ जब नाइट्रो समूह जुड़ जाता है, मतलब NO2 समूह जुड़ जाता है, तो वो फिनोल की अम्लीयता में वृद्धि कर देता है। और ये अम्लीयता जब पैरा स्थिति पे हो, जब NO2 समूह कौन सी स्थिति पे हो, पैरा स्थिति पे, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। तो निम्न में प्रबल अम्ल होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। इन सबका क्रम बता दूं कि सबसे अधिक अम्लीय होगा पैरा, उससे कम होगा ऑर्थो, उससे कम होगा मेटा, और सबसे लास्ट में आपका हो जाएगा फिनोल। तो ये बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि फिनोल में ये ऑर्थो मेटा पैरा नाइट्रो समूह की बात करें तो सबसे अधिक अम्लीय पैरानाइट्रोफिनोल, उससे कम ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, उससे कम मेटानाइट्रोफिनोल और सबसे कम फिनोल। इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं किया तो ना भूलें, और अपने सभी साथी उन सभी को इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें, जिससे आपके साथ उनका भी भला हो सके। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्या है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ कितने टेम्परेचर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 413 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यौगिक क्या प्राप्त होता है। एक चीज़ आप याद कर लेना कि एथेनॉल का फॉर्मूला मैंने लिख दिया C2H5OH, ठीक है। इस एथेनॉल को हम किसके साथ गर्म कर रहे हैं, यहाँ पे सांद्र H2SO4 के साथ। दो कंडीशन आपको यह याद करना है कि अगर आपने 413 केल्विन पर गर्म किया और एक 413 पे, तो अगर 443 केल्विन पर अगर आप गर्म करते हो तो एल्किन बनती है। तो एथेनॉल लिया है तो आपकी एथेन बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH2। लेकिन अगर आप टेम्परेचर 413 लेते हो तो ईथर बनता है, ईथर, तो एथिल एल्कोहल से क्या बन जाएगा, C2H5O C2H5। तो याद रखना है कि 413 लेंगे तो ईथर बनेगा, 443 लेंगे तो एल्किन बनेगी। तो एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आपको उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा, एथेन प्राप्त होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में फिनोल का OH समूह होता है। तो ध्यान रखना, ये जो OH समूह होता है वो ऑर्थो व पैरा निर्देशी होता है, ऑर्थो व पैरा निर्देशी। एक चीज़ और याद कर लेना सिलेबस में अपने सभी चैप्टरों में, जैसे एक तो आपका हेलोजन, एक आपका एमीन, ये एल्कोहल, ये जो समूह है ये सब आपके कौन से होते हैं, ऑर्थो या पैरा निर्देशी होता है। लेकिन याद कर लेना कि कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो कौन सा होता है, मेटा निर्देशी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में फिनोल होता है, क्या होगा, ऑर्थो पैरा निर्देशी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, उम्मीद है आपको आता होगा, जल्दी से कमेंट्स में इसका आंसर, कि फिनोल की यशद रज के साथ अभिक्रिया से बनता है। यशद रज का मतलब हो गया कि फिनोल को किसके साथ गर्म करना है, आपको जिंक के साथ। किसके साथ, जिंक के साथ। तो रिएक्शन में समझा दूं कि ये फिनोल था OH, इस फिनोल की क्रिया हमने जिंक चूर्ण के साथ इसको गर्म किया, तो क्या हो जाएगा कि ये H आ जाएगा यहाँ पे, और ये O इसके साथ जुड़ के जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। तो सीधी सी बात है, इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, बेंजीन। तो फिनोल को यशद रज अर्थात जिंक के साथ जब आप गर्म करोगे तो आपका मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, बेंजीन। क्वेश्चन याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से मिश्रित ईथर कौन सा है। देखो, ईथर दो प्रकार के होते हैं। ईथर का पहले फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। ईथर का फॉर्मूला होता है आपका ROR। जब दोनों R समान हो तब तो उसको बोलते हैं हम सरल ईथर। क्या बोलेंगे,
सरल ईथर। लेकिन मिश्रित ईथर का मतलब होता है कि जब इस O से दोनों R जुड़े हो लेकिन दोनों R क्या हो, अलग अलग हो, तो उसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं मिश्रित ईथर। इसमें दोनों सेम है, CH3 CH2, इसको ये एथिल ये भी एथिल, बस घुमाने के लिए आपको। इसमें भी दोनों एथिल, इधर देखो एक मेथिल और दूसरा एथिल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित ईथर, तो CH3O C2H5D इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन पे, फिनोल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस क्षार मुख्य उत्पाद है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म प्लस क्षार के साथ करवाते हैं तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी। तो इस अभिक्रिया का नाम जानते हो तो कमेंट्स में जल्दी से आप कमेंट्स करते रहें, जिससे मुझे पता चल जाता है कि आपको कितना समझ में आता है और कितना आप क्लास में इंटरेस्ट ले रहे हो। तो देखना ये अभिक्रिया होती है आपकी राइमर टीमान अभिक्रिया। आपको बता दूं इस चैप्टर में 3 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक तो राइमन टीमान अभिक्रिया, दूसरी कोल्बे अभिक्रिया और तीसरी विलियमसन संश्लेषण ईथर संश्लेषण अभिक्रिया और एक फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया होती है। इन सभी नेम रिएक्शनों का जो वीडियो का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको देख सकते हो। तो देखना फिनोल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो मुख्य उत्पाद ये अभिक्रिया कौन सी राइमन टीमान अभिक्रिया होती है और इसमें मुख्य उत्पाद के रूप में आपको क्या बनता है, सैलिसैल्डिहाइड बनता है। चाहे तो आप रिएक्शन समझ सकते हो, यहाँ पे ये लिखा मैंने यहाँ फिनोल OH अभिक्रिया किससे, क्लोरोफॉर्म से CH Cl3 और क्षार तो 3 Cl तो 3 KOH आपने ले लिए। तो यहाँ से आपका जो उत्पाद बनता है वो ये बनेगा OH प्लस CHO। इसी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, सैलिसैल्डिहाइड। अब ये कैसे बना है तो इसको समझना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में राइमन टीमान अभिक्रिया का लिंक दिया है, उसको आप इजीली समझ सकते हो। इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल को विभेद किया जाता है, मतलब तीनों प्रकार के एल्कोहल को हम किसके द्वारा विभेद कर सकते हैं, राइमन टीमान अभिक्रिया द्वारा, लेसान्य परीक्षण द्वारा, ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा या टोलेन अभिकर्मक द्वारा। तो तीनों प्रकार के एल्कोहल में जो विभेद करने का कार्य कौन करता है, ल्यूकास अभिकर्मक। अब हमें यहाँ ल्यूकास अभिकर्मक का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि ल्यूकास अभिकर्मक का सूत्र लिखे। तो याद कर लेना कि सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं और इसके द्वारा तीनों प्रकार के एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपके हो गए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अति लघुरात्मक प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन अति लघुरात्मक क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में एक पूछा जाएगा और वो 1 नंबर का होगा। पहला बात है आपका ईथर का सामान्य सूत्र लिखें। किसकी बात करें हम, ईथर के सामान्य सूत्र की बात करें तो ईथर का भी सामान्य सूत्र बिल्कुल एल्कोहल के समान ही होता है, CnH2n+2O। ईथर का सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n+2O। एल्कोहल का भी यही होता है, विशेष बात रखना, ईथर और एल्कोहल, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ, ईथर और एल्कोहल एक दूसरे के क्या होते हैं, समावयवी होते हैं। और समावयवी तो सीधी बात है, इनका सूत्र ये हो गया। अब देखो ईथर को सामान्य सूत्र तो ये लिखते हैं, लेकिन ईथर को रिप्रेजेंट हम किसके द्वारा करते हैं, ROR। अब दोनों एल्किल समूह समान होंगे तब तो इसको बोलेंगे सरल ईथर, और दोनों एल्किल समूह अगर अलग अलग होंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, मिश्रित ईथर कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोल को वायु में खुला छोड़ने पर क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फिनोल को वायु में खुला छोड़ेंगे तो पैराबेंजोक्विनोन बन जाता है, जिससे फिनोल का रंग क्या हो जाता है, हल्का गुलाबी हो जाता है। तो ये हो जाएगा फिनोल को वायु में खुला छोड़ने पर, यहाँ तो यहाँ से हो जाएगा कि फिनोल को वायु में खुला छोड़ने पर यह ऑक्सीकृत होकर पैरा बेंजोक्विनोन, क्या पैरा बेंजोक्विनोन बनाता है, जिसके कारण इसका रंग हल्का गुलाबी
हो जाता है, जिसके कारण इसका रंग हल्का गुलाबी हो जाता है। तो ये ऑक्सीकृत होकर क्या बनाएगा, पैराबेंजोक्विनोन बना लेता है, जिसके कारण इसका रंग हल्का गुलाबी हो जाता है। इसके रिएक्शन भी हम लिख दें कि जिससे आपको इजीली समझ में आए। ये एल्कोहल था, एल्कोहल को आपने क्या किया, वायु में खुला छोड़ दिया। तो वायु में खुला छोड़ने का मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण, और उससे आपका उत्पाद क्या बन गया, बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन की स्ट्रक्चर ये होती है, यहाँ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, पैरा बेंजोक्विनोन। बोर्ड एग्जाम में आया क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की अम्लता का क्रम लिखें। कि बात यह है कि प्राथमिक एल्कोहल का मतलब क्या हो गया, RCH2OH। द्वितीयक एल्कोहल की बात करें तो RCHROH। तृतीयक एल्कोहल की बात करें तो RROH। तो ये तीनों प्रकार के एल्कोहल हो गया। ये 1 डिग्री एल्कोहल, ये 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। यहाँ से एक बात करना है कि जो R समूह होता है, एल्कोहल समूह होता है, वो प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। और प्लस आई प्रभाव के कारण बंद के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ विस्थापित होंगे और कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ विस्थापित होंगे, तो वहाँ से हाइड्रोजन का निष्कासन इजीली नहीं होता है। तो सीधी बात है कि R की संख्या बढ़ने पर अम्लता क्या होती है, कम होती है। तो जितने ज़्यादा R होंगे उसकी अम्लता उतनी कम होगी। तो सीधी सी बात है कि तृतीयक एल्कोहल है उसमें 3 R है, तो इसकी अम्लता सबसे कम होगी। तो इसका मतलब प्राथमिक एल्कोहल सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा, प्राथमिक एल्कोहल सबसे अधिक अम्लीय, प्राथमिक एल्कोहल उससे कम द्वितीयक एल्कोहल, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, तृतीयक एल्कोहल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गिन्यार अभिकर्मक की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से करवाने पर प्राप्त होने वाला उत्पाद। तो सीधी बात है कि गिन्यार अभिकर्मक का मतलब क्या हो गया, RMgX, और इसकी क्रिया आप किससे करवाओगे, फॉर्मेल्डिहाइड से। तो बिल्कुल क्लियर करना कि फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया जब भी गिन्यार अभिकर्मक के साथ होगी तो आपका उत्पाद सदैव प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। कौन सा एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। अब याद कर लेना, SCHO क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन अगर आपने ये अभिक्रिया किससे करवा दी, एसिटैल्डिहाइड से, किसकी, वही गिन्यार अभिकर्मक की, तो आपको द्वितीय एल्कोहल प्राप्त होता है। और कीटोन से अभिक्रिया कराओगे, किससे, कीटोन से, तो आपको तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए कि गिन्यार अभिकर्मक की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराओगे तो प्राथमिक एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड, जैसे नॉर्मली एसिटैल्डिहाइड ले लिया तो द्वितीयक एल्कोहल, और कीटोन से करवा दिया तो तृतीयक एल्कोहल का निर्माण होता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और इस बिल्कुल याद होने, मैंने एक ही बात कही कि हमें केवल एक क्वेश्चन याद नहीं करना, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हमें याद करना। अगला क्वेश्चन है कि कास्ट स्पिरिट का नाम व सूत्र लिखें। तो आपको बता दो, कास्ट स्पिरिट है वो हम कहते हैं मेथिल एल्कोहल को, मेथिल एल्कोहल को। कास्ट स्पिरिट किसको कहते हैं, मेथिल एल्कोहल को। और मेथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH। अब क्वेश्चन बनेगा कि मेथिल एल्कोहल को कास्ट स्पिरिट क्यों कहते हैं, क्योंकि मेथिल एल्कोहल को सबसे पहले, मेथिल एल्कोहल को सबसे पहले लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया गया, भंजन आसवन से प्राप्त किया गया। अब लकड़ी को आप क्या बोलते हो, कास्ट। इस कारण से क्या नाम होगा, मेथिल एल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, कास्ट स्पिरिट CH3OH। क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और आप अगर इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लोगे, जितने भी क्वेश्चन में लिख रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सभी की प्रैक्टिस कर लोगे, तो आप ये पाओगे कि आपके पूरे चैप्टर का अच्छे तरीके से रिवीजन हो गया। और आपको चैप्टर आपने याद तो किया था, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे उनके लिए। और ये क्वेश्चन काफ़ी मेहनत से आप लोगों के लिए बनाए गए। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे। और इस चैप्टर के बाद, चैप्टर नंबर 11 के बाद आपको कौन से चैप्टर के क्वेश्चन सबसे पहले चाहिए, वो भी आप कमेंट्स कर दें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्कोहल का विकृतीकरण किसे कहते हैं। देखो, एल्कोहल का विकृतीकरण का मतलब होता है कि एल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाने के लिए जो पदार्थ मिला देते हैं उससे बोलते हैं एल्कोहल का विकृतीकरण।
करण। तो यहाँ से आपको एक बात याद कर लेने कि एल्कोहल के अंदर, कि एल्कोहल में कॉपर सल्फेट तथा पिरिडीन मिलाने पर, क्या लिखा है, एल्कोहल में कॉपर सल्फेट तथा पिरिडीन मिलाने पर वह पीने के अयोग्य हो जाता है। इसे एल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। इसे एल्कोहल का क्या कहते हैं, विकृतीकरण। फिर से बता रहा हूँ कि एल्कोहल में हमने क्या मिलाया, कॉपर सल्फेट। देखो कॉपर सल्फेट मिलाने से तो उसमें रंग आ जाता है, कॉपर सल्फेट क्यों मिलाते हैं, क्योंकि उससे एल्कोहल में रंग आ जाएगा। और पिरिडीन मिलाने से उसमें दुर्गंध आने लग जाती है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति उसको पी नहीं पाएगा। तो एल्कोहल में कॉपर सल्फेट और पिरिडीन मिलाने पर वो पीने की क्या हो जाता है, अयोग्य हो जाता है। इसे एल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। अब ये बात आप याद कर लेना कि कॉपर सल्फेट मिलाने से उसका रंग परिवर्तित हो जाएगा और पिरिडीन मिलाने से उसमें बदबू आने लग जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एथेनॉल को 413 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर मुख्य उत्पाद का रासायनिक सूत्र लिखें। अब देखो अभी मैंने आपको समझाया था, अब चलो मैं रिएक्शन आपको इजीली समझा दूं कि एथेनॉल का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, CH3CH2OH, ठीक है। क्रिया किससे, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 413। अब मैंने अभी बताया था कि 413 केल्विन लिखा है तो उत्पाद क्या बनेगा, ईथर, और 443 केल्विन है तो उत्पाद क्या बनेगा, लेकिन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब ईथर बनेगा तो इसके इस रिएक्शन में एथेनॉल के आपको 2 अणु की आवश्यकता होगी, तो एक अणु और लिख लेते हैं HOCH2CH3, ठीक है। तीर के निशान पे सांद्र H2SO4 क्या किया था आपने, गर्म टेम्परेचर 413 केल्विन, तो यहाँ से H और यहाँ से OH, जल का अणु क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो क्या बन गया, CH3CH2O CH2CH3। इसको क्या बोलते हैं, ईथर। नाम क्या हो जाएगा इसका, डाई एथिल ईथर। अगर आईपी से नाम लिखना चाहोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथोक्सी एथेन। तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि 413 केल्विन पे ईथर बनेगा और 443 केल्विन पे एल्किन, बिल्कुल मुझे जवान याद होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूहों पर फिनॉल की अम्लता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बड़ा इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होते हैं, वो बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं, जिससे फिनॉल की अम्लता बढ़ जाती है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन तो सीधा आपको आंसर लिखोगे कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, फिनॉल से जुड़ने पर फिनॉल की अम्लता बढ़ जाती है। अब आपके माइंड में ये भी क्लियर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की कुछ बात करें, जैसे एग्जाम्पल NO2 नाइट्रो समूह है, साइनाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सब के सब कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्कोहल का क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड और ईथर की तुलना में अधिक होता है क्यों। तो सीधा जब आंसर लिखेंगे तो हम ये लैंग्वेज यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि एल्कोहल का क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड व ईथर की तुलना में अधिक होता है क्योंकि इसका एक रीजन याद रखिए, क्योंकि एल्कोहल के अणुओं के मध्य कौन सा बंध, हाइड्रोजन बंध, एल्कोहल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और चाहो तो स्ट्रक्चर बना के समझा, जैसे एल्कोहल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ से HOR, ये एक एल्कोहल का अणु, दूसरा HOR, ये एक और एल्कोहल अणु HOR,
HOR। तो यहाँ पर इन अणुओं के बीच में ये क्या बन जाता है आपका हाइड्रोजन बंध। ये कौन सा बंध हो गया आपका हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध बनने के कारण इनका जो क्वथनांक होता है वो समान अनुभार वाले इनसे अधिक होता है। तो एक ही बात याद करनी है सीधा, क्या, हाइड्रोजन बंध। अगला, निम्न अभिक्रिया में आपको A और B की पहचान करनी है। निम्न अभिक्रिया में A तथा B की पहचान करनी है। तो क्या है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 तनु H2SO4 की उपस्थिति में इसकी क्रिया जल से करवा रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाती है, जलयोजन हो जाएगा। अब जलयोजन होगा तो समझो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और जलयोजन होने का मतलब H और OH जुड़ेगा। अब ये सम्मित है तो इस कार्बन से जोड़ दिया मैंने H और यहाँ से मैंने जोड़ दिया OH। तो क्या बन गया आपका CH3 CH2OH। ये तो हो गया आपका A, एथिल एल्कोहल। क्लियर है। अब क्या किया, इस एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन, अभी कहा था कि 443 केल्विन सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते तो एल्किन बनता है। तो क्या होगा, एक OH यहाँ से जाएगा और H यहाँ से जाएगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, अर्थात क्या बन गया, एथिन बन गया। क्या बन गया आपका, एथिन बन गया कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या बन गया, एथिन। अब देखो इसका आंसर आप से लिखोगे कि जो A है वो तो क्या हो गया आपका CH3 CH2OH। नाम लिख देना साथ में और अच्छा रहता है, एथिल एल्कोहल। साधारण IPAC जो आपको आई बोल सकते हो। बी उत्पाद क्या आपका एथिन बना तो बी उत्पाद क्या बना है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बन गया आपका एथिन। तो ये आपके हो गए अति लघुरात्मक क्वेश्चन। अब इस चैप्टर में अगले लघुरात्मक क्वेश्चन हम उनकी बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसी दो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी लघुरात्मक क्वेश्चन आएंगे। कितना आएंगे, बोर्ड एग्जाम में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 कितने नंबर के, 1.5 नंबर के, तो कितने हो गए 3 नंबर के। अब देखो ऐसी 2 अभिक्रिया लिखी जो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करती है। अब चाहे आपसे फिनॉल पूछ ले या आपसे यहाँ पर एल्कोहल पूछ ले, दोनों के लिए ये सेम रिएक्शन है। तो अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करने, देखो फिनॉल होता है वो अम्लीय होता है, तो इसकी प्रकृति को सिद्ध करने एक तो आप क्या करो कि फिनॉल की क्रिया सोडियम के साथ करवा दो। तो OH, ये फिनॉल की क्रिया किससे करवाई, सोडियम के साथ। तो सोडियम के साथ करोगे तो 2 अणु मैंने फिनॉल के लिए और 2 सोडियम के लिए। तो अब क्या होता है कि यहाँ से सीधी बात है कि अम्लीय प्रकृति में सिद्ध होती है कि अगर फिनॉल की क्रिया आप किसी भी धातु के साथ कराओगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो होगा क्या कि यहाँ पर आपका बेंजीन वाले पर ONA जुड़ गया, 2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर हो गई। तो 2 लिए तो 2H बाहर हो गए और 2 Na मैंने यहाँ पे जोड़ दिए। ये क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि फिनॉल की क्रिया, पहली रिएक्शन तो हो गई, फिनॉल की क्रिया सोडियम धातु के साथ करवाई तो किसके, बेंजीन वाले के ऊपर ONA बना तो इसको हम बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर है। दूसरी रिएक्शन क्या की कि मैंने इस फिनॉल की क्रिया क्षार से करवा दी NaOH। तो फिनॉल अम्ल और ये क्षार, तो क्षार के साथ क्रिया करवा, तो सीधी सी बात है यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर चला गया और बेंजीन वाले के ऊपर आपका क्या जुड़ गया, ONA प्लस जल का अणु। तो ये भी क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये दोनों रिएक्शन है वो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करती है। इसके पश्चात यहाँ पर 2 क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 22 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने क्या है कि एथीन के जलयोजन से एथेनॉल प्राप्त करने की क्रियाविधि लिखें। तो पहले रिएक्शन समझा दूं मैं आपको कि एथीन है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, जलयोजन का मतलब क्रिया किससे होगी, जल से, तो यह लिख दिया HOH। और ये जलयोजन होता है वो अम्ल उत्पीड़ित होता है तो अम्लीय माध्यम में होगा। तो अब सीधी बात है कि H इस कार्बन से जोड़ दिया और OH इससे जोड़ दिया तो आपका बन जाएगा CH3 CH2OH। ये क्या बन गया आपका एथिल एल्कोहल। क्या बन गया, एथिल एल्कोहल। लेकिन अब सवाल को समझना है कि आपको समीकरण नहीं पूछी है, इसकी क्या पूछी है, क्रियाविधि। तो एथेन के जलयोजन से जो एथेनॉल प्राप्त करने की जो क्रियाविधि है वो 3 पदों में संपन्न होती है। क्या होती है, 3 पदों में। तो इस रिएक्शन का नाम होता है कि अम्ल उत्प्रेरित, ऐसे लिख सकते हैं आप चाहो तो, एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन। एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन। तो क्रियाविधि काफ़ी बड़ी होती है और थोड़ा समझने में भी टफ पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आंसर है उसका लिंक मैंने वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप इस वीडियो के देख कर इस क्वेश्चन को आप इजीली समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने अगला क्या दिया है, एथेनॉल के अम्लीय निर्जलन से एथिन प्राप्त करने की क्रियाविधि लिखें। एथेनॉल के अम्लीय निर्जल से एथिन प्राप्त करने की, अभी आपने जो क्वेश्चन पढ़ा था जस्ट उसका उल्टा, एथेनॉल मतलब CH3CH2OH, ठीक है। क्या किया, इसको अम्लीय माध्यम में इसको हमने 443 केल्विन पे गर्म किया, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपको ये एथिन प्राप्त हो गई। तो पहले वाली रिएक्शन का जस्ट उल्टा, तो एथेनॉल के अम्लीय निर्जलन से एथिन प्राप्त करने की क्रियाविधि लिखिए। तो ये तो केवल हमने क्या लिखी है, समीकरण। क्रियाविधि, इसकी भी क्रियाविधि कितने पदों में संपन्न होती है, 3। पहले वाली क्रियाविधि का जस्ट उल्टा है। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जिससे आप आराम से इसको देख कर समझ लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लग जाता है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 24, ईस्ट में उपस्थित 2 एंजाइम के नाम दीजिए और इनके द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। अगर आपको याद हो तो शुरुआत में हमने एक क्वेश्चन ऐसा हल किया था। तो ईस्ट के द्वारा 2 एंजाइम की बात करते तो एक एंजाइम तो हमने क्या याद कर लिया, इन्वर्टेज, क्या हो गया, इन्वर्टेज, और दूसरा एंजाइम जाइमेज। अब रिएक्शन भी याद होनी चाहिए, तो रिएक्शन में लिखेंगे ये कि इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, इन्वर्टेज क्या करता है, सुक्रोज को किस में कन्वर्ट करेगा, आपके ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। जाइमेज एंजाइम क्या करता है, आपका ग्लूकोज को किस में परिवर्तित करता है, एथिल एल्कोहल में। तो ये रिएक्शन के रूप में आपको यहाँ पे बताना है। तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11 H2O, और एंजाइम क्या हो जाएगा, इन्वर्टेज, तो किस में कन्वर्ट कर देगा ये, C6H12O6 C6H12O6। तो ये आपका क्या हो गया, सुक्रोज। सुक्रोज को इन्वर्टेज एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। दूसरा एंजाइम आपका क्या है, जाइमेज। तो जाइमेज क्या करता है, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में। अगर आप कोशिश करोगे तो साथ में ये आपको याद भी हो जाएंगे। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। एंजाइम कौन सा है, जाइमेज, तो इससे बनता है आपका एथिल एल्कोहल C2H5OH। रिएक्शन को इक्वल कर लेते हैं यहाँ पे, तो 2 यहाँ लग जाएंगे और 2 ये, और साथ में ये CO2 बनती है, O2 नहीं CO2 बनती। तो ये क्या था आपका, ग्लूकोज से आपका क्या बन गया, एथिल एल्कोहल। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ईस्ट में कौन से एंजाइम, इन्वर्टेज और जाइमेज। इन्वर्टेज क्या करेगा, सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, और जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो, निम्न क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, निम्न यौगिकों का IUPAC से नाम लिखें। इनका हम IUPAC से नाम तभी कर पाएंगे जब हमें पहले इनका सूत्र आए। पहला दिया द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तो द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2CH CH3OH। ये किसका फॉर्मूला हो गया, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल का। डायएथिल ईथर, तो फॉर्मूला हो जाएगा CH3CH2O CH2CH3। अब देखो, इसका IUPAC नाम लिखना है तो काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। क्रियात्मक समूह कितने नंबर पे, 2 पे, और OH क्रियात्मक समूह एल्कोहल, इसका अनुलग्न ओल, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन 2-ओल। चाहे तो हम इससे भी लिख सकते हैं 2-ब्यूटेनॉल, 2-ब्यूटेनॉल। इसके बाद है डाईएथिल ईथर, तो दोनों तरफ समान है, तो इस O को किसी A के साथ जोड़ दो, तो इसके साथ जोड़ेंगे, जिसके साथ O जुड़ा होगा उसको 25 सभी मानते हैं, और उसका नाम कैसे लिखा जाएगा, एथॉक्सी के रूप में। 2 कार्बन है तो एथॉक्सी, और यहाँ 2 कार्बन की सीधी श्रृंखला तो एथेन। तो डाईएथिल ईथर का IUPAC से नाम क्या होगा, एथॉक्सी एथेन। तो इस प्रकार के नामकरण के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अभिक्रिया आपके सामने लिखी हुई है। यहाँ पर आपको A, B और C की पहचान करनी है। A, B और C का क्या लिखना है आपको, रासायनिक सूत्र लिखना है।
ध्यान रखना, इन क्वेश्चनों को मैंने टफ नहीं बनाया है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। क्वेश्चनों का लेवल आपको कैसा लगा ये कमेंट्स में आप जरूर बता दें। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन आपको पहचान होनी चाहिए कि CH3O लिखा है, तो CH3O मतलब एल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो सीधी सी बात है कि जब भी एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है और एक कार्बन है तो फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। तो रिएक्शन को हम इस प्रकार से इसको यहाँ लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि CH3OH क्या किया, इसका ऑक्सीकरण। इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो यहाँ से O, एक H यहाँ से और एक H यहाँ से बाहर चला जाएगा और आपके HCHO किसका मतलब फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण हो गया। अब देखो इसको मैं इजीली समझा दूँ कैसे। ये कंडीशन थी आपकी, एक H और यहाँ O था, तो एक O यहाँ से गया, ये H यहाँ से गया और ये H आपका यहाँ से चला गया, तो ये जो जल का अणु बाहर चला गया। देखो क्या बचा, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। अब इसकी क्रिया हम किससे करवा रहे हैं, गिन्यार अभिकर्मक से। गिन्यार अभिकर्मक के रूप में हमने क्या लिखा, CH3MgI। देखना गिन्यार अभिकर्मक में सदैव कार्बन और मैग्नीशियम के मध्य का बंध टूटता है। तो ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसको अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे ये CH3 हो गया, इस कार्बन से ये जुड़ जाएगा तो ये CH2 हो जाएगा, ये O हो गया और इस O के साथ आपको क्या जुड़ गया, MgI। अब आप सोचोगे सर ये कैसे बना, तो इसको आप इस प्रकार से समझो कि इस फॉर्मेल्डिहाइड को अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो कोई परेशानी है क्या। एक H यहाँ जोड़ दिया, दूसरा H यहाँ जोड़ दिया और डबल बॉन्ड O। अब क्रिया किससे करवा दी, CH3MgI से। तो ये यहाँ से टूटेगा तो इस CH3 को तो मैंने कहाँ जोड़ दिया, यहाँ पे, और MgI आगे जोड़ दोगे तो ये बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब तीसरे पद में तो ये तो हो गया आपका A, ये हो गया B। अब इसकी क्रिया किससे करवा रही हूँ, जल से, तो जल से क्रिया में यहाँ करवा दो HOH। तो इसको मैंने यहाँ से इसको ऐसे तोड़ दिया तो ये H यहाँ जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा आपका CH3CH2OH, क्या बन गया, एथिल एल्कोहल और MgI और इधर हो गया OH। तो क्लियर कर लेना, ये कंपाउंड आपसे क्या बन गया C, ये कंपाउंड बन गया आपका B और ये कंपाउंड क्या बन गया आपका A। तो इस प्रकार के क्वेश्चन टफ नहीं है, बस अब अगर हमें अभिक्रियाएं आती है तो बहुत ईजी है। और एल्कोहल फिनोल ईथर वाला चैप्टर काफ़ी बड़ा पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर नाइट्रो समूह की अम्लित ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर नाइट्रो समूह फिनोल की अम्लता सामर्थ्य को बढ़ाता है, समझाइए। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे कि पहले तो ये क्वेश्चन देखें कि ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर नाइट्रो समूह फिनोल की अम्लता सामर्थ्य को बढ़ाता है क्योंकि NO2 समूह है इलेक्ट्रॉन, NO2 समूह है इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन NO2 समूह है इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है होता है, जिसके कारण फिनोक्साइड आयन पर ऋणावेश का विस्थानीकृत हो जाता है। ये इसको आप ऐसे समझा सकते हो कि ये फिनोल है, बेंजीन वाले के ऊपर OH, ठीक है। अब बनाते ऑर्थो पैरा स्थिति पर आपको क्या जानना, NO2। तो ये क्या किया मैंने यहाँ पर, ये फिनोल की इस ऑर्थो कंडीशन पे क्या जोड़ दिया, ऑर्थो, और यहाँ फिनोल की ऑर्थो पैरा कंडीशन पे क्या जोड़ दिया, NO2। अब NO2 क्या करता है, बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ पर बंद के इलेक्ट्रॉन इधर विस्थापित होंगे, तो यहाँ से जो H है वो आसानी से बाहर चला जाएगा, और H जितना आसानी से बाहर जाएगा वो उतना अधिक क्या होगा, अम्लीय होगा। सेम कंडीशन ये यहाँ पे लागू होती है। और एक याद कर लेना कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये तो गया पैरा नाइट्रोफिनोल, ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो पैरा नाइट्रोफिनोल ज़्यादा अम्लीय होता है, ऑर्थो फिर फिनोल।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ एक बात करना कि NO2 समूह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होता है, इस कारण से बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विस्थापित कर लेता है। इस कारण से फिनोक्साइड आयन पर ऋणावेश में क्या जाती है, कमी आती है, जिससे H+ आसानी से बाहर निकल जाता है। इसको आपने ऐसा लिखा है, नहीं तो जिससे मैं बोल रहा हूँ वैसे भी याद कर सकते हो कि NO2 समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होता है, जिसके कारण बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर विस्थापित करता है, जिससे फिनोक्साइड आयन में जो ऑक्सीजन है, फिनोल में जो ऑक्सीजन है उस पर ऋणावेश की कमी आती है, जिससे H+ का आसानी से निष्कासन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न की अनुनादी संरचनाएं बनाइए। तो एक तो आपको किसकी बनानी है, फिनोल की, दूसरी बात करें फिनोक्साइड आयन की। तो जब फिनोल की बात करें तो ये व्यंजन वाले के ऊपर OH, ये तो हो गया आपका फिनोल। और फिनोक्साइड आयन किसको बोलते हैं, O, और ये एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13 हर चैप्टर में 1 या 2 कंपाउंड की अनुनादी संरचनाएं होती हैं, अनुनादी संरचना होती है। तो कन्फर्म मान के चलना इन सभी चैप्टरों में से एक किसी न किसी कंपाउंड की अनुनादी संरचना पूछी जाएगी, और जल्द ही मैं इस अनुनादी संरचना का एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से कंपाउंड है जिनकी अनुनादी संरचना एग्जाम में आएगी और हमें कौन सी याद करनी है। तो इन दोनों कंपाउंड की अनुनादी संरचना का जो वीडियो है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसको डिटेल से देख के ईजिली समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। कौन अधिक अम्लीय बता रहे, फिनोल। तो इसको आप देखो, पहले यहां से आप समझो कि फिनोल है OH, फिनोल से H+ आयन बाहर जाएगा तो क्या बनेगा, OH- प्लस H+। और एल्कोहल की बात करें तो ROH, अगर H बाहर गया तो RO- और H+। अब देखो RO- को तो हम बोलते हैं एल्कोक्सी, ये एल्कोक्साइड, या नाम एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं। और O व्यंजन वाले पे O-, इसको आप क्या बोलते हो, फिनोक्साइड आयन। तो फिनोक्साइड आयन के अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। तो जो सीधी बात है कि फिनोल ये स्ट्रक्चर बनाएगा, H+ जा करके एल्कोहल ये बनाएगा। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो फिनोक्साइड वाली ये जो स्ट्रक्चर है वो अनुनाद के द्वारा ज़्यादा स्थायी होती है। अब जो संरचना जितनी ज़्यादा स्थायी होती है उसकी बनने की संभावना उतनी अधिक होती है। इस कारण से फिनोल एल्कोहल से क्या होता है, आपका अधिक अम्लीय होता है। इसका आंसर कैसे लिखना वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए। इसका सिंपल शॉर्ट आंसर आप ऐसे लिखोगे कि फिनोल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है क्योंकि फिनोल के H+ आयन के निष्कासन से फिनोक्साइड आयन बनता है जो अनुनाद द्वारा स्थायी होता है, जबकि एल्कोहल में H+ आयन के निष्कासन से एल्कोक्साइड आयन बनता है जो अनुनाद नहीं दर्शाता है। और बड़े अनुनादी संरचना जितनी ज़्यादा होगी वो उतना अधिक स्थायी होता है। अब यहाँ पर आपको एक काम और करना कि यहाँ पर आपको ये समीकरण लिखकर इस फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना आप और बना दो तो क्वेश्चन आपको एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन के सामने। ऑर्थो एवं पैरा नाइट्रोफिनोल को आप किस प्रकार पृथक कर सकते हो। तो पहले लिखोगे ऑर्थो व पैरा नाइट्रोफिनोल को कौन सी विधि के द्वारा, वाष्पीय आसवन के द्वारा पृथक कर सकते हैं।
ऑर्थो एवं पैरा नाइट्रोफिनॉल को किसके द्वारा, वाष्पीय आसवन के द्वारा पृथक कर सकते हैं। अब इसको क्वेश्चन का आंसर समझने की कोशिश करना। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का मतलब क्या हुआ कि आपने ये बेंजीन वाले बनाई, यहाँ पर आपने क्या जोड़ दिया O और यहाँ आपका जुड़ गया H, क्लियर है। अब ऑर्थो कंडीशन पे NO2 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, N डबल बॉन्ड O और ये O, ये तो हो गया आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करें तो ये आपका बेंजीन वाले, यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर आपका N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये आपका O, ये हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब क्या होता है कि इनके मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में तो एक ही अणु के मध्य हाइड्रोजन बंध बन जाता है, यहाँ से H और यहाँ से OH बन गया। और पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, दो अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनेगा। समझते इसको, ये कंडीशन हो गई आपकी O और ये H। तो यहाँ पर इसके कितने अणुओं के मध्य बंध बना है, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में दो अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है, जबकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में एक ही अणु के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है, जिसके कारण इसका जो ऑर्थो रूप होता है, ऑर्थो रूप आसानी से वाष्पित हो जाता है, इसका ऑर्थो रूप आसानी से क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। जबकि पैरा रूप ले सकते हो कि इसके पैरा रूप में, मतलब पैरा नाइट्रोफिनॉल में, इसके पैरा रूप में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिससे अणु सगुणित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो पैरा रूप है ये कम वाष्पशील होता है, कम वाष्पशील होता है, पैरा रूप कम वाष्पशील होता है, और जो ऑर्थो रूप है वो जल्दी से वाष्पित हो जाता है। इस कारण से ऑर्थो रूप को पहले अलग कर लेंगे और लास्ट में क्या बच जाता है आपका पैरा रूप। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिख दोगे कि ऑर्थो व पैरा नाइट्रोफिनॉल को हम वाष्पीय आसवन के द्वारा अलग कर सकते हैं। ऑर्थो रूप आसानी से वाष्पित हो जाता है, जबकि पैरा रूप में अंतरा आणविक का मतलब दो अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है, जिससे अणु सगुणित होता है, जिसके कारण ये कम वाष्पशील होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल की अम्लता जल से कम होती है, कारण बताइए। जो एक चीज सुनना यहाँ से, अब देखो यहाँ से समझो, एल्कोहल का मतलब क्या होता है, ROH। जल की बात करें तो HOH। दोनों में अंतर केवल ये होता है, एल्किल समूह क्या दर्शाता है, प्लस आई प्रभाव। अभी मैंने शुरुआत में बताया था कि R होता है एल्किल समूह, वो कौन सा प्रभाव दर्शा रहा है, प्लस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव दर्शाने से इस O पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ेगा, तो ऋणावेश बढ़ेगा, तो यह हाइड्रोजन को आसानी से बाहर नहीं जाने देगा। और मैंने ये कहा था कि जितने ज़्यादा एल्किल समूह होगा उसकी अम्लता उतनी कम होगी। तो जल और एल्कोहल का अगर आप देखें तो एल्कोहल में एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण इसकी अम्लता किसके कारण होती है, जल से कम होती है। तो आप लिख सकते हो कि एल्कोहल में एल्किल पहले समझ लो, एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण एल्कोहल की अम्लता जल से कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इस बार तो, कि एल्कोहल जल में विलय होता है और डाईथर नहीं होता। तो बेटा एक रीजन लिखना है कि एल्कोहल जल के अणुओं के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है। एल्कोहल जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, जबकि डाईएथिल ईथर जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। और हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, इस कारण जल में
विलेय, और एल्कोहल जल में हाइड्रोजन बंध बनाता है, इस कारण से एल्कोहल जल में क्या हो गया, विलेय हो गया है। तो ये जल में विलेय वाली बात पूछे तो एक ही बात याद कर लेना, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न को परिवर्तित करें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि एक तो आपको क्या बनाना है, क्यूमीन से फिनोल, दूसरा फिनोल से बेंजीन। तो फिनोल से बेंजीन तो हमने शुरुआत में एक क्वेश्चन ले लिया था कि फिनोल को एसिड रस के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, उसी का रूप है। तो पहले हम क्यूमीन से बात करते हैं। तो पहली बात तो बच्चों को ये पता नहीं होगा कि क्यूमीन क्या होता है। तो पहली बात आपको याद करना है कि क्यूमीन को आप याद कैसे करोगे, फिनोल बेंजीन वाले बना दी, बेंजीन वाले के ऊपर आइसोप्रोपिल जोड़ दो। आइसोप्रोपिल का मतलब CH CH3 CH3, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन। तो क्यूमीन के लिए आप याद क्या कर सकते हो, आइसोप्रोपिल बेंजीन। ठीक है, आइसोप्रोपिल बेंजीन का जब वायु के साथ क्रिया करवाई जाती है, अर्थात इसका ऑक्सीकरण किया जाता है। अब देखो याद रखना कितने ऑक्सीजन, 2, तो ये दोनों ऑक्सीजन इस C और H के बीच में आ जाएंगे। तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी आपकी, बेंजीन वाले COOH CH3 CH3, फिर इसकी अम्लीय माध्यम में क्रिया करवाई, H+ का मतलब अम्लीय माध्यम में क्रिया करवाई जाती है। तो यहाँ से ये स्ट्रक्चर अलग हो जाएगी आपकी इतनी, और इस बेंजीन वाले के ऊपर आप क्या जोड़ दो, OH। तो बेंजीन वाले के ऊपर आपने जैसे ही OH जोड़ दिया तो ये तो बन गया आपका फिनोल, और शेष क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका बन गया एसीटोन। क्या बन गया, तो ये तो बन गया आपका फिनोल, और ये स्ट्रक्चर आपकी क्या बन गई, एसीटोन। देखना क्यूमीन से जो फिनोल बनाते हैं ये इसकी औद्योगिक विधि है, क्योंकि इस विधि में फिनोल के साथ हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एसीटोन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, फिनोल से क्या बनाना, बेंजीन। तो ये तो काफ़ी इजी है कि क्या करेंगे, फिनोल को जिंक चूर्ण के साथ क्या कर दिया, गर्म, तो O यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये तो बन जाएगा आपकी बेंजीन वाले, और साथ में बन गया जिंक ऑक्साइड। तो दोनों रिएक्शन लिख दिए। ये जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सब मैंने मेरी ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री बूस्ट क्लासेस के माध्यम से सब हल करवा रखे हैं, और इन सभी के जो वीडियो हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको देख कर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं। काफ़ी क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन जब तक आप इन क्वेश्चनों को इस प्रकार से हल नहीं करोगे तब तक आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी याद नहीं होगी। रात को पढ़ोगे और सुबह बिल्कुल कमेंट्स में लिख दो, कहने का मतलब क्या था, समझ गए होंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने, तो क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने कि निम्न विक्रियाओं में, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने, निम्न विक्रियाओं में उत्पाद की पहचान कीजिए। ध्यान रखना कि इस जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चनों का समावेश है। तो बोर्ड एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ जाए उन सब की प्रैक्टिस आपको अच्छे तरीके से हो जाएगा और याद हो जाएगा। अब देखो, फिनोल की क्रिया शांत H3 के साथ करवानी है, तो H3 शांत H3 का मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पर फिनोल का आपने क्या कर दिया, नाइट्रीकरण कर दिया। और जानना अगर शांत कंडीशन में करते हैं तो ऑर्थो और पैरा सभी स्थिति पर कौन सा समूह जुड़ जाता है, NO2। तो उत्पाद क्या बनेगा, OH NO2 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 ये बन जाएगा। लेकिन ये उत्पाद बन जाएगा, इसका क्या नाम होता है, 2,4,6। पहला क्वेश्चन हमने हल किया था इसका, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, और इसी को आप क्या बोलते हो, पिक्रिक अम्ल। लेकिन ध्यान रखना अगर यही फिनोल की क्रिया, इसी फिनोल की क्रिया HNO3, लेकिन HNO3 क्या है, तनु HNO3 के साथ करवाएंगे तो आपका उत्पाद केवल ऑर्थो या पैरा बनेगा। जैसे मैं ये बना दूं OH ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और बेंजीन वाले OH NO2 पैरा नाइट्रोफिनोल। तो ध्यान रखना कि अगर तनु HNO3 है तो उत्पाद ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बनेगा, अगर और पैरा नाइट्रोफिनोल
फिनोल बिल्कुल काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तनु H3 के साथ करेंगे तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल बनेगा। लेकिन अगर सांद्र H3 के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई है तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल एक पिक्रिक अम्ल बनेगा। अब देखो दूसरी अभिक्रिया, फिनोल की क्रिया ब्रोमीन के साथ करवा रहे हैं अर्थात इसका ब्रोमीनीकरण कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना ये किसकी उपस्थिति में, कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस कंडीशन में ये याद करना कि उत्पाद केवल ऑर्थो या पैरा वाला बनेगा। लेकिन देखो इसी में एक क्वेश्चन है ब्रोमीन जल, अगर ब्रोमीन जल से करवाएंगे तो 2,4,6 वाली कंडीशन आ जाएगी। तो याद करना कि फिनोल का ब्रोमीनीकरण कर रहे हैं कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो ये जो ब्रोमीन है वो केवल इसकी ऑर्थो और इसकी पैरा कंडीशन पे जोड़ेगा Br। तो इसका नाम तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल। लिख दो यहाँ पे ऑर्थो ब्रोमोफिनोल। और ये क्या बन गया आपका, पैरा ब्रोमोफिनोल। क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चन। इसका दूसरा जो ब्रोमीन जल वाला क्वेश्चन वो आगे तो इस्तेमाल कर लेंगे। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हर प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए। एथेनॉल को कॉपर के साथ 573 केल्विन पर गर्म किया, 573 केल्विन पर गर्म किया तो क्या बनेगा। दूसरा, फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराओगे तो क्या बनेगा। तो यहाँ आपको याद करनी कि जब भी एथेनॉल का मतलब एल्कोहल को कॉपर के साथ अगर 573 केल्विन पर गर्म करते हैं तो वहाँ पर आपका विहाइड्रोजनीकरण हो जाता है। और विहाइड्रोजनीकरण से क्या बनता है उसको मैं ये समझाता हूँ कि यदि प्राथमिक एल्कोहल लिया है तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, और द्वितीयक एल्कोहल लेने पर कीटोन प्राप्त होता है। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या हुआ, CH3CH2OH। कॉपर के साथ 573 केल्विन पर गर्म किया तो अब यहाँ से आपका क्या होगा, देखो एक H यहाँ से बाहर जाएगा, दूसरा H यहाँ से बाहर जाएगा, 2 H बाहर चले जाएंगे तो क्या बच जाएगा, CH3CHO प्लस H2O। तो ये क्या बन गया आपका एसिटैल्डिहाइड। तो इसको आपको ऐसे समझना है कि अगर प्राथमिक एल्कोहल को कॉपर के साथ गर्म करोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा एल्डिहाइड। लेकिन अगर आपने द्वितीयक एल्कोहल लिया तो वहां आपको प्राप्त होगा, द्वितीयक एल्कोहल लेने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, कीटोन प्राप्त होता है। अब इसके नेक्स्ट रिएक्शन, तो ये रिएक्शन हो गई बिल्कुल क्लियर समझा दी कि एथेनॉल को कॉपर के साथ गर्म किया तो एसिटैल्डिहाइड आपको प्राप्त हो गया, समीकरण लिख दी। फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही फिनोल की क्रिया, क्या लिखा है, फिनोल की क्रिया Br2 जल बोलते ब्रोमीन जल के साथ कराओगे तो ये ब्रोमीन इसकी ऑर्थो और पैरा दोनों स्थिति पर जुड़ जाएगी। तो OH ये बेंजीन वाले, एक Br यहाँ पे, दूसरा Br यहाँ पे और तीसरा Br आपका यहाँ पे, क्या नाम क्या हो जाएगा इसका, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। लेकिन ये याद करना ये कब बनेगा, जब आपने क्या लिया, ब्रोमीन जल। और यदि यही क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करवा दी तो उत्पाद कौन सा बनेगा आपका, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और पैरा ब्रोमोफिनोल। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको ये याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, बेंजिलिक एल्कोहल और एलिलिक एल्कोहल का एक एक उदाहरण दीजिए। तो बेंजिलिक एल्कोहल का मतलब क्या होता है, जो एग्जाम्पल मैं समझाऊं, यहाँ इसका उदाहरण लिख रहे हैं, बेंजीन वाले, यहाँ लिख दिया CH2 ये OH, ये तो उदाहरण हो गया बेंजिलिक एल्कोहल का। एलिलिक एल्कोहल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। देखो मतलब क्या होता है, बेंजिलिक का मतलब होता है कि एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन में संकरण क्या होगा, sp3। लेकिन sp3 वाला कार्बन बेंजीन वाले के किसके, sp2 कार्बन से जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं बेंजिलिक एल्कोहल। तो
OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसमें तो संकरण sp3 होगा, लेकिन sp3 संकरित कार्बन बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं बेंजिलिक एल्कोहल। ये इसका एग्जाम्पल है। इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजील एल्कोहल। एलिलिक में क्या होता है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसमें तो संकरण sp3 होगा, लेकिन sp3 संकरित कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसमें संकरण sp2 होगा, और ये sp2 वाला कार्बन एलिफेटिक होता है। एग्जाम्पल आपके सामने, इस एग्जाम का पर्टिकुलर नाम होता है एलिल एल्कोहल। क्या होता है? एलिल एल्कोहल। एक चीज़ और, इनका हम IP से नाम भी यहाँ लिख लेते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। देखो, बेंजिल एल्कोहल का नाम काफ़ी बच्चे गलत लिखते हैं। अगर आपको आता है इसका IUPAC नाम तो कमेंट्स में बता दीजिए। अब देखो, जब तक मैं एलिल का बता रहा हूँ तब तो आप इसका कमेंट्स में लिख सकते हो कि इसमें क्या होता है कि 3 कार्बन की श्रृंखला होती है, तो 1 2 3। तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोप। डबल बॉन्ड 2 नंबर पे तो प्रोप 2 इन, और एल्कोहल 1 पर है तो 1 ओल। तो इसका सही नाम क्या हो गया? एलिल एल्कोहल का प्रोप 2 इन 1 ओल। अब यहां पर हम बात करते हैं, ये लिखा मैंने बेंजिल एल्कोहल, इसका IP से नाम है। तो देखो, इसका नामकरण आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी तरीका होता है कि इसको मैंने क्या मान लिया? मुख्य। इसको मुख्य मानेंगे तो ये प्रतिस्थापित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका? फेनिल मेथेनॉल। फेनिल मेथेनॉल। ठीक है। इसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, आज का लास्ट क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इन 3 नेम रिएक्शन में से, कितनी? 3 नेम रिएक्शन है, कोल्बे अभिक्रिया, रायमंड टिमान अभिक्रिया और विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। इन 3 नेम रिएक्शन में से एक नेम रिएक्शन आपको बोर्ड एग्जाम 2022 में जरूर मिल जाएगा। तो तीनों नेम रिएक्शन की बात करते हैं। निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं की रासायनिक समीकरण लिखे। कोल्बे अभिक्रिया, रायमंड टिमान अभिक्रिया, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। जो लास्ट क्वेश्चन सदैव आपके लिए होता है, क्योंकि इतना अगर आपने पेपर हल किया और इस लास्ट क्वेश्चन को आप स्वयं हल करके मेरे व्हाट्सएप नंबर 907992424041 पर आप मैसेज कर दें, जिससे मुझे भी लगेगा कि आपने लास्ट तक हल किया। तो लास्ट क्वेश्चन, और अगर आपको ये नेम रिएक्शन नहीं आती है तो इन तीनों नेम रिएक्शन का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप इनको इजीली याद कर लेना। तो निम्न रासायनिक अभिक्रिया, इसी के साथ आपके चैप्टर नंबर 11 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कंप्लीटली हल करवा दिए हैं। अगर आप इनको हल कर लोगे तो 99% उम्मीद रहेगी जो बोर्ड एग्जाम 2022 होगी वहाँ से आपका ये क्वेश्चन, चैप्टर वाला क्वेश्चन हल हो जाएगा। और विशेष मैंने एक बात की है, इन सभी को समझने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में 1 शॉर्ट क्लास, ये जिसको आप बोलते हो मैराथन क्लास का लिंक दिया। अगर आप उन क्लास को अटेंड कर लोगे, केवल 2 क्लास है चैप्टर की, और साथ में ये नेम रिएक्शन याद कर लोगे, तो आपके चैप्टर में कहीं पर भी नंबर कटने की संभावना नहीं रहेगी और बिल्कुल ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको ये बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो अपने जितने भी साथी हैं उनको इसका लिंक ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी उसका लाभ उठा सकें। और लास्ट में कमेंट्स ज़रूर करें, जिससे मुझे आपकी जो राय है वो समय समय पर प्राप्त होती रहे। इसी के साथ आज की ये क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।